बच्चों हमें जो अगला टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करना है उसका नाम है एराइल हेलाइड। एराइल हेलाइड का मतलब होता है एरोमेटिक हेलाइड। एरोमेटिक हेलाइड का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर हमारा हैलोजन यदि किसी एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड हो, अपन बोल सकते हैं कि अगर वो बेंजीन से अगर कनेक्टेड हो तो ये वाली जो स्पीशीज का नाम होता है दे आर नोन एज द एराइल हेलाइड, या आप लोग इसको हेलोबेंजीन भी कॉल कर सकते हो। तो यहां पर आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने यहां पर अलग अलग स्पेसिफिक हेलाइड्स के बारे में डिस्कशन करा। सबसे पहले हम लोगों ने विनाइल हेलाइड पढ़ा, एलाइल हेलाइड पढ़ा, बेंजाइल हेलाइड पढ़ा, एंड लास्ट आई थिंक हम यहां पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली नोन एज द एराइल हेलाइड। एराइल हेलाइड का मतलब क्या होता है? अगर हैलोजन is directly connected with the benzene, so that is known as the aryl halide. The halogen derivative in which the halogen atom is directly attached to the carbon atom of benzene ring are known as aryl halide. अगर आपका कभी भी हैलोजन, अगर आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन अगर बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ऐसे केस में इफ इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम एराइल हेलाइड्स बोलते हैं। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो बेंजीन्स, क्लोरोटोलुइन, क्लोरोफिनोल आर सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ एराइल हेलाइड। आज अगर हम लोग यहां पर अगर बात करें तो मैंने आपसे क्या बोला, आज अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन की अगर बात करेंगे बच्चों, आज अगर हम ब्रोमोबेंजीन की अगर बात करेंगे, आज अगर हम लोग आयोडोबेंजीन की अगर बात करेंगे, अगर यहां पर एक एग्जांपल हमें दे रखा है क्लोरोटोलुइन, यहां पर टोलुइन में एक हाइड्रोजन को अपन ने CH3 से रिप्लेस कर दिया, या हम लोग अगर बात करें क्लोरोफिनोल, बच्चों ये मेरे जितने भी स्पीशीज हैं दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एराइल हेलाइड्स, जहां पर मेरा हैलोजन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द बेंजीन रिंग, जहां पर मेरा हैलोजन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो दीज आर बेसिकली नोन एज द एराइल हेलाइड, ये मेरे एराइल हेलाइड कहलाएंगे। वो जो एग्जाम्पल हम लोगों ने मैंने आप लोगों को अभी बताया, ब्रोमीन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द बेंजीन, bromine is directly connected with the benzene, similarly chlorine is directly connected with the benzene. In that condition these are the example of the aryl halides, ये मेरे aryl halide कहलाते हैं। अब बच्चों वापस हमारा अप्रोच, हमारा तरीका सेम रहेगा। हमें अगर कोई भी स्पीशीज के बारे में अगर पढ़ना है, at first we will discuss the preparation method, then we will discuss the chemical properties. So we are going to discuss the preparation method of aryl halide. हम यहाँ पर aryl halide के preparation method को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम aryl halide के preparation method को अगर डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले preparation method का नाम है डायरेक्ट hallucination। अगर मुझे बेंजीन दे रखा है, मैंने अगर बेंजीन की रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ कराई, मैंने यहां पर क्लोरीनेशन अगर करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, बच्चों FeCl3 जो होता है इट इज द हैलोजन कैरियर। ये यहां पर क्या करेगा, हैलोजन को कैरी करने का काम करेगा, दैट इज नोन एज द हैलोजन कैरियर। व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन हियर, बच्चों एक बात को सुनिएगा, ये मेरा बेंजीन है, आज बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है? पाई बॉन्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो आज हमारे बेंजीन में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है? पाई बॉन्ड का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा है। तो आज मुझे आप खुद सोचकर बताइए बच्चों कि अगर बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी की ज्यादा है, अगर बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर अवेलेबल है, तो इफ एनी स्पीशीज वांट टू अटैक ऑन द बेंजीन, अगर कोई भी स्पीशीज अगर बेंजीन पर अटैक करना अगर चाहता है तो वह कौन सी स्पीशीज होगा जो बेंजीन पर अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल है, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा है। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल है, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा है, तो सीधी सी बात है कौन अटैक करेगा? जो डेफिशिएंट अटैक करेगा।
तो आज मैंने यहां पर हेलोजन कैरियर को क्यों यूज में लिया? आज जो हमारा क्लोरीन है यह FeCl3 के साथ रिएक्शन करेगा और इन दोनों में से एक क्लोरीन को FeCl3 कैरी कर लेगा। सिंस FeCl3 इज कैरिंग द क्लोरीन, तो ये बन जाएगा Cl प्लस और यहां पर बन जाएगा FeCl4 माइनस। सिंस chlorine is carried by the FeCl3, that's why it is known as the halogen carrier। ये मेरा प्लस कहां अटैक करेगा? बेंजीन पर अटैक करेगा। जैसे ही बेंजीन पर अटैक करेगा तो हमारा यहां पर कैसे अटैक करेगा? देखो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों। जैसे ही मेरा ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक जगह पर प्लस आएगा, एक जगह पर माइनस आएगा। माइनस वाले पर क्लोरीन कनेक्ट हो जाएगा और प्लस वाला ऐसा का ऐसा बच जाएगा। अगली बार में जिस कार्बन पर क्लोरीन है यहां से H प्लस रिलीज हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा एंड फाइनली योर मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द क्लोरोबेंजीन। तो जब आपने बेंजीन का क्लोरीनेशन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ द FeCl3 तो हमारा मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो गया। मेरा कंपाउंड क्लोरोबेंजीन में कैसे कन्वर्ट हुआ? क्लोरीन और FeCl3 they will react with each other, or as they will react with each other, so they will produce a electrophile. That electrophile is basically known as the chloronium ion। हम इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोनियम आयन बोलते हैं। यह क्लोरोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन पर अटैक करेगा। एट विच पोजीशन इट विल अटैक? हियर एट एनी पोजीशन इट कैन अटैक, क्योंकि सब जगह पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी यूनिफॉर्म है। आज मेरे यहां पर अगर अटैक करेगा Cl प्लस ने, तो यहां पर कब अटैक करेगा? जब माइनस आएगा। यहां माइनस कब आएगा? जब पाई बॉन्ड टूटेगा। पाई टूटेगा, एक तरफ प्लस आया, एक तरफ माइनस आया। माइनस पर आपके क्लोरीन अटैक करा, प्लस ऐसा का ऐसा रह गया और जिस कार्बन पर क्लोरीन था वहां से H सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और वापस बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैक कर रहा है और H को रिप्लेस कर रहा है। तो इस रिएक्शन का जो नाम होगा दैट विल बी नोन एज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों ये वाली जो मेरी रिएक्शन है इसका नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर आप लोग कभी भी बेंजीन का क्लोरीनेशन अगर डार्क में किसी ना किसी हैलोजन कैरियर की प्रेजेंस में अगर आप करवाते हैं तो मेरा जो क्लोरीन है बेंजीन पर प्रेजेंट किसी ना किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर कर क्लोरोबेंजीन बनेगा। इफ यू वांट टू नो द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। कैसे वर्क करेगा? ऐसे वर्क करेगा और मेरा मॉलिक्यूल यहां पर क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। आज मैंने आपको बताया इस वाली केमिकल रिएक्शन में FeCl3 इज एक्टिंग एज अ हैलोजन कैरियर। ये मेरे हैलोजन कैरियर की तरह बिहेव कर रहा है। एक बात याद रखना बच्चों, आयोडाइड्स आर नॉट फॉर्म्ड इन दिस वे। आज अगर आप देखोगे ना तो आप इस मेथड से आयोडोबेंजीन नहीं बना सकते। अगर आप कभी सोचें कि मुझे बेंजीन दे रखा है, मैं क्लोरीन की जगह पर आयोडीन ले लूं और मैं हैलोजन कैरियर की प्रेजेंस में आयोडोबेंजीन और HI में बना दूं, तो आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन क्यों नहीं हो सकता, उसका रीजन ये है कि अगर आपने कभी बेंजीन अगर लिया, आपने उसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ कराई, पहली बात तो आयोडीनेशन एक स्लो रिएक्शन होती है। अगर आप करवा भी दोगे किसी ना किसी लुईस एसिड या हैलोजन कैरियर की प्रेजेंस में और अगर आपका आयोडोबेंजीन अगर बना और अगर आपका HI साइड में अगर बना, तो आपने कभी सुना होगा बच्चों कि ये जो HI होता है दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि मेरे आयोडोबेंजीन को वापस रिड्यूस कर कर बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर आप लोग कभी भी आयोडोबेंजीन अगर बनाना चाहते हो तो दिस मेथड इज नॉट अप्रोप्रिएट।
अगर आयोडोबेंजीन अगर बन भी जाएगा, भले से अगर वो धीरे धीरे अगर बन रहा है, तो मेरी रिएक्शन रेसिप्रोकेट वापस उल्टी डायरेक्शन में आ जाएगी। मेरा ये इस मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर कर बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। दैट इज द रीजन मैंने यहां पर लिख रखा है, आयोडाइड्स आर नॉट फॉर्म्ड दिस वे एज HI इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। दैट इज द रीजन अगर आप कभी भी आयोडोबेंजीन अगर बनाना चाहते हो तो आपको ICl को यूज में लेना पड़ेगा। ICl में I पर प्लस होगा, Cl पर माइनस होगा, और जैसे ही तुम्हारे I पर प्लस और Cl पर माइनस होगा, ये प्लस वाला बेंजीन पर अटैक कर कर आपके मॉलिक्यूल को आयोडोबेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। यहां से HCl के साथ रिएक्शन कर HCl निकल जाएगा। तो ये मेरा एक मेथड का नाम था जिसका नाम था डायरेक्ट हैलोजिनेशन। अगर आप कभी भी बेंजीन का डायरेक्ट हैलोजिनेशन अगर करेंगे, यू कैन यूज द क्लोरीन, यू कैन यूज द ब्रोमीन, बट रिमेंबर यू कैन नॉट यूज द आयोडीन हियर, क्योंकि आयोडीन में वापस रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी और मॉलिक्यूल वापस बेंजीन में कन्वर्ट होगा। इसीलिए अगर आप आयोडोबेंजीन अगर बनाना चाहते हैं तो इट इज बेटर कि आपको यहाँ पर ICl को यूज में लेना पड़ेगा। दैट इज माई फर्स्ट मेथड। इवन रिमेंबर हम फ्लोरीन भी यूज में नहीं ले सकते। आपको याद होगा फ्लोरीनेशन रिएक्शन एक्सप्लोजन करता है, ऐसे केस में हम फ्लोरीन नहीं ले सकते। आप या तो क्लोरीन लो या ब्रोमीन लो, इस प्रकार से आप रिएक्शन को यहां पर शो कर सकते हो। अगर हम लोग अगली केमिकल रिएक्शन की तरफ मूव करें बच्चों, एक रिएक्शन आती है फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। सबसे पहले तो मैं आपको इस रिएक्शन का एक नाम और बताना चाहता हूं बच्चों। ये वाली जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन का एक नाम और होता है, दैट इज नोन एज द डाइएजोटाइजेशन। पहले तो मैं आपको एक ये वाली रिएक्शन समझाता हूं बच्चों। मुझे यहां पर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन दे रखा है। ये मुझे क्या दे रखा है? मुझे यहां पर एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन दे रखा है। मैंने क्या करवाना है बच्चों? इसकी रिएक्शन कराना है HNO2 के साथ। HNO2 का मतलब क्या होता है? HNO2 का मतलब होता है बच्चों नाइट्रस एसिड। अब मैं आपको एक बात बोलूं बच्चों, नाइट्रस एसिड इज अनस्टेबल स्पीशीज। ये जो मेरा नाइट्रस एसिड होता है ये मेरा अनस्टेबल होता है। क्यों? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन कर कर हाथों हाथ ऑक्सीडाइज्ड होकर ये HNO3 बना लेता है। तो आपको कभी भी लैब में HNO2 मिल नहीं सकता। अब अगर मुझे लैब में अगर HNO2 नहीं मिलेगा और अगर मेरे पास अगर HNO2 नहीं होगा, तो हाउ आई विल रिएक्ट HNO2 विद द एरोमेटिक अमाइन? मैं एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन, जिसको हम लोग एनिलीन नाम भी देते हैं, मुझे इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराना है। आई नो वेरी वेल मैं नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराना चाहता हूं, बट द पॉइंट इज दैट ये तो मेरा मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, ये तो मुझे अवेलेबल ही नहीं होगा। अगर ये मुझे अवेलेबल नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूंगा कि मैं इसके साथ रिएक्शन करा सकूं? तो मुझे पता है ना बच्चों, इसको स्पॉन्टेनियसली एट द सेम मोमेंट मुझे इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं इसको क्या करूंगा? आई विल प्रिपेयर HNO2 बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ NaNO2 और HCl। मैं यहां पर इसको NaNO2 और HCl से प्रिपेयर करूंगा और एट द सेम टाइम प्रिपेयर करने के बाद हाथों हाथ यूज में ले लूंगा ताकि ये बिल्कुल भी एयर के कांटेक्ट में ना आ सके। सॉरी। तो हमारा NaNO2 और HCl आपस में रिएक्शन करेंगे, HNO2 प्रोड्यूस करेंगे। इसके लिए हम एक वर्ड भी यूज में लेते हैं जिसका नाम होता है इन सीटू। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपने इसको प्रिपेयर करा, हमारी जो रिएक्शन होगी वो होती है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। और जैसे ही होगी तो बच्चों ये जो मेरा NH2 है, अमीन जो ग्रुप है, आपको क्या करना है? इस अमीन को N2Cl में कन्वर्ट कर देना है। ये मेरा मॉलिक्यूल कैसा नजर आएगा? ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल होगा दैट विल लुक लाइक दैट। और इस कंपाउंड का नाम होता है बच्चों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और ये जो मेरा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है ये मेरा एजोनियम सोल्ट कहलाता है। और इस एजोनियम सोल्ट के फॉर्मेशन के कारण दिस रिएक्शन इज नोन एज द डाइएजोटाइजेशन। इस रिएक्शन का नाम डाइएजोटाइजेशन भी होता है।
आपको पता है बच्चों, इस वाली बात को याद रखना है। whenever primary amine is given to you, whether any type of the primary amine is given to you, whether it is the aliphatic or aromatic, we don't care. अगर हमें कोई भी प्राइमरी अमाइन अगर दे रखा है, वेदर इट इज द एलिफेटिक और एरोमेटिक, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपने उसकी रिएक्शन HNO2 के साथ कराई, if in your reaction HNO2 is given, if in your reaction HNO2 is not given or at the place of the HNO2 NaNO2 HCl is given to you, then it is understood that HNO2 is given to you. तो आपको अगर कभी भी प्राइमरी अमाइन अगर दे दे और आपने अगर उसकी रिएक्शन अगर HNO2 के साथ में अगर करवाई, तो आपको एक चीज को याद करना है कि हमें NH2 को N2Cl में कन्वर्ट करना है। NH2 in presence of HNO2 N2Cl will form। हमारा कोई भी प्राइमरी अमाइन अगर दे रखा है और अगर आपने उसको HNO2 के साथ में अगर रिएक्शन करवाया, तो मेरा मॉलिक्यूल N2Cl बनाएगा, मतलब N2Cl बनाएगा। हमें इस वाली चीज को याद रखना है। N2Cl ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है, एक्चुअली इट इज हाईली स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस। ये मेरा मॉलिक्यूल स्टेबल है। कैसे स्टेबल है बच्चों? ये वाला जो मेरा पाई बॉन्ड है, दिस पाई बॉन्ड शो रेजोनेंस विद ईच अदर, तो ये आपस में रेजोनेंस करते हैं। तो ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल होता है स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ये वाला मेरा मॉलिक्यूल रेजोनेंस के कारण स्टेबल होगा। तो मैंने आपसे क्या बोला बेटा, अगर बेंजीन डाई, हमारा टारगेट है हेलो बेंजीन बनाना। किससे? फ्रॉम द बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बट बिफोर स्टार्टिंग द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ द हेलो बेंजीन, आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज द बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। आज अगर मुझे हेलो बेंजीन अगर बनाना है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के थ्रू, तो मुझे आपको सबसे पहले यह बताना था बच्चों कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है। आज अगर मुझे एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन अगर दे दे और अगर उसकी रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ कराने के लिए बोल दे, या वो HNO2 के साथ कराने के लिए बोल दे, बोथ आर हैविंग द सेम मीन, और इफ द रिएक्शन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ द 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सो व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, व्हाट यू हैव टू डू, convert your NH2 into the N2Cl. N2Cl is basically known as the diazonium salt. Due to the formation of diazonium salt, my reaction is basically known as the diazotization. तो मैं सबसे पहले आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं कि मुझे अगर कभी भी प्राइमरी अमाइन अगर दे रखा है और मैंने अगर उसकी रिएक्शन HNO2 के साथ में अगर करवाई, तो मुझे मेरे मॉलिक्यूल को डाइएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना है। अब यहां पर द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इज नोन एज डाइएजोटाइजेशन, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। अब हम इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हेलो बेंजीन का फॉर्मेशन करना चाहते हैं। अगर आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से अगर हेलो बेंजीन अगर बनाना चाहते हो, तो बच्चों द फर्स्ट रिएक्शन इज नोन एज द सैंड-मेयर रिएक्शन। सैंड-मेयर रिएक्शन क्या होता है बच्चों? अगर मुझे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड अगर दे रखा है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है बेंजीन N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर मैंने इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराई, अगर मैंने इसकी रिएक्शन HBr के साथ कराई, मतलब अगर आप HCl के साथ करवा रहे हो तो आपको कॉपर का कोरोस्पोंडियन सोल्ट यूज में लेना पड़ेगा CuCl। अगर आप HBr ले रहे हो तो कॉपर का कोरोस्पोंडियन सोल्ट लेना पड़ेगा CuBr। बच्चों क्या होगा, जैसे अगर आपने रिएक्शन अगर करवाई, ऐसे केस में यहां से H, इधर से Cl निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, क्लोरीन विल कम ऑन द बेंजीन, एज द क्लोरीन विल कम ऑन द बेंजीन माय कंपाउंड विल बी नोन एज द क्लोरोबेंजीन। अगर आपने HBr के साथ रिएक्शन करवाई, फॉलो द सेम प्रोसेस, यहां से H निकलेगा, इधर से Cl निकलेगा, N2 निकल जाएगा, ब्रोमीन विल कम ऑन द बेंजीन, एज द ब्रोमीन विल कम ऑन द बेंजीन, मेरा मॉलिक्यूल ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मुझे कभी भी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड अगर दे दे और अगर उसकी रिएक्शन कॉपर सोल्ट की प्रेजेंस में करवाने के लिए अगर बोलता है, तो मेरा
यहां पर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और अगर मैंने आपसे क्या बोला, अगर CuBr यहां पर अगर यूज में ले रहा है, इस जगह पर अपन को HBr यूज में लेना पड़ेगा। अगर यहां पर CuBr अगर यूज में लेना है तो ऐसे केस में माई मोलिक्यूल विल टर्न इनटू द ब्रोमोबेंजीन। तो आज कॉपर सोल्ट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है दे आर बेसिकली नोन एज द सैंडमेयर रिएक्शन। यहां पर याद रखना, आयोडाइड्स आर नॉट फॉर्म्ड इन द गिवन मैनर। अगर आप कभी भी आयोडाइड अगर बनाना चाहते हो, अगर आप आयोडोबेंजीन अगर बनाना चाहते हो, तो आपको ये वाला मेथड यूज में नहीं लेना। फिर अगर आप बोलते हो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपको वहां पर KI को यूज में लेना पड़ेगा। आज अगर आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड अगर दे रखा है, और अगर आपने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप लोगों ने बच्चों KI के साथ में अगर करवाई, तो जैसे ही आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन KI के साथ करवाएंगे, तो आपको सेम अप्रोच को फॉलो करना है। यहां से K और इधर से Cl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, आयोडीन विल कम ऑन द बेंजीन, और एज द आयोडीन विल कम ऑन द बेंजीन मेरा मोलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और माई आंसर विल बी नोन एज द आयोडोबेंजीन। तो सैंडमेयर रिएक्शन मैंने आपको क्या बताई है बच्चों, कि अगर आप लोगों ने कभी भी बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट की रिएक्शन, अगर आपने कभी भी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर कॉपर सोल्ट के साथ अगर आप करवाई, वेदर यू कैन यूज द CuCl और CuBr। अगर आप CuCl लेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, CuBr अगर आप लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, और रिएक्शन के बाद में मेरा क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉपर सोल्ट रिएक्शन इज नोन एज द सैंडमेयर। लेकिन आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन इस अप्रोच से नहीं हो सकता, वहां पर आपको KI को यूज में लेना पड़ेगा। और एज यू विल यूज द KI, आफ्टर द यूजिंग द KI molecule will turn into the iodobenzene। ये मेरा आयोडोबेंजीन कहलाता है। एंड रिमेंबर, दिस इज नॉट द सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है? सैंडमेयर रिएक्शन का मतलब रिएक्शन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉपर सोल्ट। If the diazonium salt is given to you, or you want to react your molecule with the copper salt, corresponding copper salt, अगर आप CuCl ले रहे हैं या CuBr ले रहे हैं, वो मेरी सैंडमेयर है। आपने अगर KI को यूज में लिया तो दिस रिएक्शन इज नॉट कंसीडर्ड एज अ सैंडमेयर। ये मेरी सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है। इस रिएक्शन का कोई नाम नहीं होता, तो याद रखना दिस इज नॉट द सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन कब होगी? जब आप कॉपर के सोल्ट को यूज में लोगे। यू आर नॉट यूजिंग द कॉपर सोल्ट हियर, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट द सैंडमेयर रिएक्शन। अगर हम यहां पर एक चीज अगर बताएं, तो एक चीज मैं यहां पर ये वाली कहना चाह रहा हूं, अगर मैंने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड अगर ले लिया, और अगर मैंने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर HbF4 के साथ कराई, जैसे आपने जैसे क्लोरोबेंजीन बनाया, आपने जैसे ब्रोमोबेंजीन बनाया, अगर मान लो आप फ्लोरोबेंजीन अगर बनाना चाहते हो, तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बच्चों आप कॉपर सोल्ट का यूज नहीं ले सकते। CuF इज नॉट द स्टेबल स्पीशीज। ऐसे केस में मैंने आपसे क्या बोला, अब आपको अगर यूज में लेना है तो आप HF तो यूज में ले ही नहीं सकते अकेला। क्यों यूज में नहीं ले सकते? क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड तो बहुत छोटा होता है। अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड अगर बहुत छोटा होता है, तो ये वाला बॉन्ड तो इजीली ब्रेक ही नहीं होगा। अगर ये वाला बॉन्ड अगर इजीली ब्रेक नहीं होगा, ऐसे केस में अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हो, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको HF के साथ में BF3 को लेना पड़ेगा। दिस BF3 इज नोन एज द लुईस एसिड। तो ये लुईस एसिड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, फ्लोरीन को खींच लेगा और H को निकाल देगा। बच्चों, इन दोनों का कॉम्बिनेशन HbF4 भी कहलाता है, हाइड्रोबोरोफ्लोरिक एसिड। जैसे आप रिएक्शन करवाओगे तो यहां से एक H निकलेगा, इधर से यहां से Cl निकल जाएगा। Cl और H आपका जैसे ही निकलेगा, तो शुरू में आपका जो मॉलिक्यूल है दैट विल टर्न इनटू द बेंजीन पर N2 प्लस और BF4 माइनस, ये मेरा बन जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। इस कंपाउंड का नाम होगा बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट,
और ये जो बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट है बच्चों, आपने जैसे ही इसको हीट करा, हीट करने के बाद में आपके मॉलिक्यूल का डीकंपोजिशन होगा, इसका फ्रेगमेंटेशन होगा, और जैसे डीकंपोजिशन होगा ये वाला मॉलिक्यूल मेरा टूटेगा, इधर से BF3 निकल जाएगा, यहां से N2 निकल जाएगा, फ्लोरीन विल कम ऑन द बेंजीन, और एज द फ्लोरीन विल कम ऑन द बेंजीन यहां पर BF3 N2 और फ्लोरोबेंजीन बनेगा. एंड वन मोर थिंग विच आई वांट टू एक्सप्रेस हियर, रिमेंबर दिस रिएक्शन is called as बाल्ज-शीमैन रिएक्शन. आज हमारी इस रिएक्शन को बाल्ज-शीमैन रिएक्शन कहते हैं. एक रिएक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, सैंडमेयर, जहां पर आप लोगों ने क्या पढ़ा, रिएक्शन ऑफ डाइएजोनियम सोल्ट विद द कॉपर सोल्ट. अगर डाइएजोनियम सोल्ट की रिएक्शन अगर आप कॉपर सोल्ट के साथ करवा रहे, अगर आपने कॉपर का क्लोरीन वाला सोल्ट ले लिया या ब्रोमीन वाला सोल्ट लिया, अगर आप क्लोरीन के साथ कॉपर सोल्ट बनाएंगे क्लोरोबेंजीन बनेगा, ब्रोमीन के साथ कॉपर सोल्ट बनाएंगे ब्रोमोबेंजीन बनेगा. अब आपको पता है आप वहां पर आप HI को तो यूज में नहीं ले सकते और F को भी यूज में नहीं ले सकते, तो I को बनाने का तरीका क्या था, हमने KI को यूज में लिया. और अगर हम फ्लोरीन अगर बनाना चाहते हैं तो मैं एक स्पेसिफिक मेथड को यूज में लूंगा जो यहां पर फ्लोरोबेंजीन बनाने में वर्क करेगा, और उसका नाम होगा बाल्ज-शीमैन रिएक्शन. नेमिंग रिएक्शन है, अच्छी रिएक्शन है, विच इज बेसिकली यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन. सो यू हैव टू रिमेंबर, whenever benzene diazonium chloride react with the HbF4, that is known as the hydroborofluoric acid. in that condition सबसे पहले बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट का फॉर्मेशन होगा, जो आपका मॉलिक्यूल फ्रेगमेंटेशन और डीकंपोजिशन के बाद में N2 निकाल देगा, BF3 निकाल देगा, fluorine will come on the benzene and my molecule will turn into the halobenzene. So since we are discussing the formation process of the halobenzene, so we have discussed the different formation of the halobenzene. हमने सैंडमेयर पढ़ी, बाल्ज-शीमैन पढ़ी, और हम लोग यहाँ पर KI से आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन करा. इसके अंदर में एक चीज और इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूं विच इज नॉट मेंशन इन द रिएक्शन. बच्चों हम लोगों ने जो यहां पर सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ी, इस सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर आई जस्ट वांट टू कंक्लूड वन थिंग मोर. आज आप यहां पर कॉपर सोल्ट को यूज में ले रहे हो. whenever you are using the copper salt, then reaction is known as the sandmeer. One thing I just wanted to add, अगर मैंने कॉपर सोल्ट को यूज में लिया तो मेरी रिएक्शन का नाम है सैंडमेयर. आज अगर आप कॉपर सोल्ट को यूज में नहीं लेते हो और एट द प्लेस ऑफ द कॉपर सोल्ट मुझे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को ही यूज में लेना है, मैंने इसकी रिएक्शन HCl के साथ ही कराना है. लेकिन वन थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड हियर, एट द प्लेस ऑफ द कॉपर सोल्ट इफ आई विल यूज द कॉपर पाउडर, मैं यहां पर सोल्ट की जगह पर केवल कॉपर पाउडर को अगर यूज में ले रहा हूं, माई प्रोडक्ट विल बी द सेम, मेरा प्रोडक्ट सेम बनेगा, वही मेरा कंपाउंड क्लोरोबेंजीन बनेगा, वही मेरा कंपाउंड HCl बनेगा, और वही मेरा मॉलिक्यूल N2 में कन्वर्ट होगा. लेकिन बच्चों बस एक चीज को याद रखना, this is not given here but I just wanted to explain you कि if copper salt is replaced by only copper powder, otherwise each and everything will be the same, but the name of the reaction will changed here, or as the name of the reaction will changed, this reaction is known as the Gattermann reaction. अगर आप लोगों ने सोल्ट लिया एट द सेम टाइम, अगर आप ये वाली रिएक्शन भी अगर करवा रहे हो, HBr आपने लिया और एट द प्लेस ऑफ द CuBr if you are using only copper powder, in that condition again that reaction is also known as the Gattermann reaction. So simply remember, if salt is given to you, S comes from the salt come from the S as well as sandmeyer also come from the S. तो दोनों के दोनों S से स्टार्ट हो रहे हैं, S से salt, S से sandmeyer, and if you are using the copper powder then you have to consider your reaction as the Gattermann reaction. तो यहाँ पर sandmeyer में और Gattermann में बस इतना सा फर्क होता है कि आज हमने
अगर सोल्ट ले रहे हैं तो रिएक्शन इज नोन एज द सैंडमेयर, पाउडर इफ यू आर यूजिंग रिएक्शन इज नोन एज द गैटरमैन। अगर आप लोगों ने KI को यूज में लिया, योर रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज नथिंग, एंड इफ यू आर यूजिंग द फ्लोरीन, in that condition you have to remember your reaction is basically known as the Balger-Schimann. So we are using the different type of the halobenzene here, जहां पर मैं फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन कर चुका हूं। तो these are the formation process of halobenzene। हम लोग जो हेलो एरिन्स का या एराइल हेलाइड का फॉर्मेशन प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं, उसके अंदर अगली केमिकल रिएक्शन का जो नाम है उसका नाम है फ्रॉम सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आप लोगों को अगर याद होगा, हम लोगों ने इस रिएक्शन को पहले भी पढ़ा है एज अ हुन्स-डीकर रिएक्शन। यदि मुझे सिल्वर सोल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड अगर दे रखा है, दिस इज नोन एज द सिल्वर बेंजोएट। अगर हमें यहां पर सिल्वर बेंजोएट अगर दे रखा है और मैंने अगर इस सिल्वर बेंजोएट का अगर ब्रोमिनेशन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ द CCl4, क्या होगा? यहां से Ag निकल जाएगा, Br निकल जाएगा। जैसे Ag और Br निकलेगा, AgBr एलिमिनेट हो जाएगा, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, ब्रोमीन विल कम ऑन द बेंजीन, और एज द ब्रोमीन विल कम ऑन द बेंजीन माय मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द ब्रोमोबेंजीन। तो बच्चों याद रखना, इफ द सिल्वर सोल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज गिवन टू यू, ये वाली रिएक्शन हम लोगों ने मोनोहेलाइड्स में भी डिस्कस करी है। अगर हम मोनोहेलाइड की अगर बात करते हैं तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से सिल्वर सोल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड हैलोजन से रिएक्शन करने के बाद हैलोबेंजीन बनाते हैं। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को एक बात और बोला था कि बच्चों दिस रिएक्शन इज नोन एज द डिग्रेडेशन रिएक्शन। आज अगर हम डिग्रेडेशन रिएक्शन की बात करें तो अगर मेरे इस वाले मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर आप काउंट करेंगे 7 अगर है, तो आपके प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन केवल 6 ही बच रहे हैं। दैट इज नोन एज द डिग्रेडेशन रिएक्शन। मैंने आपसे बोला था above reaction is also known as the Hunsdiecker reaction, and by this method mainly aromatic bromides are formed. The yield in case of aliphatic bromide poor होती है। aromatic जो हेलाइड्स हैं इनका फॉर्मेशन कंपेरेटिवली एलिफेटिक हेलाइड के कंपैरिजन में थोड़ा सा अच्छा होता है, इसका यील्ड थोड़ा सा कम होता है और उसका यील्ड थोड़ा सा ज्यादा होता है। हम लोगों ने सेम रिएक्शन पहले पढ़ चुकी है, नथिंग इज न्यू, मैंने आपको बताया है ये रिएक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बस इसमें और अंतर इसमें इतना सा कितना है, यहाँ पर बेंजीन और यहाँ पर आर है, तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बन रहा है और यहाँ पर एल्काइल ब्रोमाइड बन रहा है। अगर हम लोग एक रिएक्शन को देखें, ये क्लोरोबेंजीन के फॉर्मेशन का एक कमर्शियल मेथड है। ये वाला मेथड क्या है बच्चों? अगर मुझे बेंजीन अगर दे रखा है, मैंने इसकी रिएक्शन करवाई है HCl के साथ में और O2 के साथ में, तो जैसे मैं इसकी रिएक्शन HCl और हाफ ऑफ O2 के साथ कराऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ द कॉपर सोल्ट, तो जैसे ही आप कॉपर सोल्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, बेंजीन का एक हाइड्रोजन, HCl का एक H और एक ऑक्सीजन मिलकर वाटर का फॉर्मेशन करेंगे, और ये जो मेरा क्लोरीन है दे विल कम ऑन द बेंजीन, और एज द क्लोरीन विल कम ऑन द बेंजीन, तो मेरा मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन बनेगा। अगर आप इसको ऐसे फ्रैक्शन में नहीं चाहते, बेटर है मल्टीप्लाई बाय द रिएक्शन बाय 2, एज यू विल मल्टीप्लाई बाय द रिएक्शन बाय 2, तो ये मेरा हो जाएगा 2 इक्विवेलेंट ऑफ द बेंजीन, 2 इक्विवेलेंट ऑफ द HCl, 1 इक्विवेलेंट ऑफ द O2 ऑन रिएक्शन विद द 2 इक्विवेलेंट ऑफ द क्लोरोबेंजीन एंड 2 इक्विवेलेंट ऑफ द वाटर। तो कॉमर्शियल तरीके से सॉरी, अगर आप लोगों ने कभी भी क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करना है तो मेरा बेंजीन HCl और एयर के साथ कॉपर सोल्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करने के बाद में क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा, एंड दिस इज द कमर्शियल मेथड जो हम क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए यूज में लेते हैं। अब बच्चों बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैंने आपसे कहा ही था ना, हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं किसी भी पोर्शन को, सबसे पहले हम उसके प्रिपरेशन मेथड डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। हम लोग यहाँ पर फिजिकल मेथड पर आ रहे हैं। याद रखना, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, इनका ऐसा कहना है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सिमिलर टू द एल्काइल हैलाइड। जो आप लोगों के एल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टीज होती है ऑलमोस्ट वैसी की वैसी सिमिलर प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है कौन? एराइल हैलाइड। अगर हम एराइल हैलाइड की बात करें तो एक बार आप देखिएगा, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक डाइहैलोबेंजीन आर वेरी नियरली टू द सेम,
and but the melting point of the para isomer are higher than the ortho and meta due to the symmetricity of the molecule, क्योंकि para isomer is better in the crystal lattice of the solid form than the ortho और meta isomer. इन्होंने यहां पर ये लाइन क्या बोली, एक बार मैं आपको ये वाली चीज समझा देता हूं. ये एक्चुअली डाई हेलो बेंजीन के बारे में बात करना चाह रहे हैं. आज अगर मुझे एक डाई हेलो बेंजीन अगर ये दे रखा है, एक अगर मुझे डाई हेलो बेंजीन ये दे रखा है, और एक अगर मुझे डाई हेलो बेंजीन ये वाला दे रखा है, अगर मैं इन मॉलिक्यूल को अगर देखूं तो मैं इन मॉलिक्यूल के बारे में क्या बात कहना चाहता हूं. ये आपको पता है बच्चों, इट इज नोन एज ऑर्थो, दिस इज नोन एज मेटा एंड दिस इज कॉल्ड एज द पेरा. इन्होंने बोला कि आज अगर आप कभी भी इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट अगर अपन देखेंगे तो यहां पर मेरा ऐसा कहना है बच्चों कि आज अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को अगर कंसीडर करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट अगर आज आप यहां पर अगर देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो वाले का मैक्सिमम होगा. लेकिन अगर आप कभी भी मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो आप लोगों के पेरा वाले का मैक्सिमम होगा. अब उसके पीछे रीजन क्या है बच्चों, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट अगर देखें, सबसे ज्यादा पोलर ये वाला स्पीशीज है. आपने सुना होगा ना कभी एक टर्मिनोलॉजी डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट इज बेसिकली यूज्ड टू डिफाइन द, या डाइपोल मोमेंट इज बेसिकली यूज्ड टू फाइंड आउट द पोलैरिटी. अगर आप कभी भी म्यू रिजल्टेंट निकालते हो, डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप कभी भी म्यू रिजल्टेंट अगर निकालोगे तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द म्यू रिजल्टेंट, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कोस थीटा, मतलब कोस थीटा पर डिपेंड करेगा. यहां पर क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड एंगल 180 है, और आई होप यू नो वेरी वेल द वैल्यू ऑफ कोस 180 इज मिनिमम -1. अगर हम 60 की बात करें, दे आर हैविंग द बॉन्ड एंगल 60, ऐसे केस में 60 वाले बॉन्ड एंगल के अंदर कोस की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा. आज अगर हम देखें तो यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसका डाइपोल मोमेंट अगर सबसे ज्यादा अगर होगा तो डाइपोल मोमेंट अगर ज्यादा होगा इसका मतलब पोलैरिटी ज्यादा होगी. अगर पोलैरिटी अगर ज्यादा होगी इसका मतलब जितना ज्यादा अगर पोलैरिटी रहेगी उतना ज्यादा उनमें अट्रैक्शंस होंगे. जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है. लेकिन मेल्टिंग पॉइंट कभी भी कंसेप्ट पर बेस्ड नहीं होता. मेल्टिंग पॉइंट चलता है कि किस कंपाउंड का क्रिस्टल लैटिस ज्यादा कॉम्पैक्ट है. आज एक बार आप लाइन तो पढ़िए यहां पर, बीइंग मोर सिमेट्रिकल द पेरा आइसोमर फिट्स बेटर इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द सॉलिड फॉर्म देन द ऑर्थो और मेटा आइसोमर. आज ये सिमेट्रिसिटी के कारण, जैसे बच्चों वो होता है ना, अगर हम किसी भी सूटकेस में एक तो प्रॉपर वे में अगर हम कभी भी क्लोथ्स को जमाएं और रैंडमली अगर हम क्लोथ्स को अगर जमाएं, तो रैंडमली अगर आप कभी भी क्लोथ्स को अगर जमाएंगे, मतलब प्रॉपर आप लोगों ने वहां पर उसकी कभी भी प्रॉपर तरीके से उनको अरेंज नहीं कर रखा अगर कपड़ों को, और अगर आप डायरेक्टली अगर जमाएंगे तो सीधी सी बात है, प्रॉपर तरीके से अगर आप जमाने की कोशिश करोगे तो हमेशा ज्यादा कपड़े आएंगे उसमें. लेकिन अगर आप रैंडमली ऐसे अगर डाल दोगे कपड़ों को तो हमेशा वो कभी भी प्रॉपर उसमें नहीं आएंगे, वहां पर सिमेट्रिसिटी नहीं होगी, वो कॉम्पैक्शन क्रिएट नहीं होगा, वहां पर उनके अंदर कभी भी वो इतने ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं हो पाएंगे, उसके अंदर इतने ज्यादा कभी भी कपड़े नहीं आ पाएंगे. जिसमें सिमेट्रिसिटी होती है उसका क्रिस्टल लैटिस बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है. तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा जबकि मेल्टिंग पॉइंट आपका इसका ज्यादा होगा. आपको ये वाली चीज को यहां पर देखना है. मैंने ये वाली चीज आपको बताई, बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो ऑर्थो का ज्यादा होता है, पेरा का, फिर उसके बाद मेटा का. यहां पर इसके अंदर मैं एक चीज आपको करेक्शन करना चाहूंगा. एक्चुअली ये वाला जो ऑर्डर होगा ये ऑर्थो, पेरा और मेटा नहीं हो करके हमारा ये वाला ऑर्डर होता है ऑर्थो, मेटा और पेरा. बच्चों पेरा वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज द जीरो. सॉरी, डाइपोल मोमेंट की अगर अपन बात करें तो यहां पर अगर हम देखें तो इस केस में मैंने आपसे क्या बोला कि आज अगर हम लोग कभी भी यहां पर किसकी बात करें,
1 सेकेंड। आज अगर मैंने आपको यहां पर बताया तो इस वाले का डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है, ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू इसकी 0 होती है। 0 क्यों होती है? एक क्लोरीन ऊपर की तरफ इफेक्ट लगाएगा, दूसरा क्लोरीन नीचे की तरफ इफेक्ट लगाएगा, दोनों इफेक्ट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट अगर हो जाएंगे तो डाइपोल मोमेंट यानी पोलैरिटी 0, पोलैरिटी 0 तो अट्रैक्शन ही नहीं रहेगा, अट्रैक्शन अगर नहीं रहेगा तो सीधी सी बात है बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो आज अगर हम कभी भी बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू की अगर बात करें, ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, मेटा का बॉइलिंग पॉइंट उसके बाद में होगा और पेरा का बॉइलिंग पॉइंट उसके बाद में आएगा। तो आपको ये वाली चीज को ध्यान रखना है।